27.1 गुणात्मक डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण का परिचय। पिछली इकाइयों में हमने गुणात्मक शोधकर्ताओं द्वारा डेटा इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में सीखा है। डेटा एकत्र करते समय खोजने और सीखने की प्रक्रिया रोमांचक और यादगार हो सकती है। हालांकि एक समय आता है जब आपको अपने द्वारा एकत्र किए गए फील्ड नोट्स और साक्षात्कार पृष्ठों को व्यवस्थित करने, प्रारूपित करने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इस बिंदु पर आप स्वयं से पूछ सकते हैं, मैं इस सारी सामग्री को कैसे समझ सकता हूँ? मैं इसे दूसरों और स्वयं के लिए सार्थक बनाने के लिए इसे कैसे व्यवस्थित कर सकता हूँ? मैं इसे एक संक्षिप्त और विचारशील सूत्रीकरण प्रस्तुत करने के लिए इसे एक साथ कैसे रखूं? अध्ययनाधीन विषय। गुणात्मक डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। एलेन 1984 275 3 प्रकार की जांच सूचियां सुझाते हैं जो इस प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकती हैं। प्रश्नावली प्रपत्रों में कोडित चेकलिस्ट। अर्धनौपचारिक साक्षात्कारों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली जांच सूचियां। सामयिक संदर्भ के लिए और सामान्य रूप से अनुसंधान के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए पृष्ठभूमि जांच सूचियां। इस इकाई में इन जांच सूचियों का उल्लेख करने का उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि अपने गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इन जांच सूचियों का संदर्भ लेना होगा कि आपने सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है। इस प्रारंभिक अभ्यास के बाद ही आपको गुणात्मक डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। संक्षेप में, गुणात्मक डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। चेकलिस्ट का उपयोग करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है और अगले चरणों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 27.2 गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण और समझ। इस प्रक्रिया का मुख्य फोकस विश्लेषण है। गुणात्मक डेटा के विश्लेषण में विचारों और गुणात्मक जानकारी की जांच करना शामिल है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वास्तव में गुणात्मक डेटा क्या है। विस्तृत विवरण के लिए बॉक्स 27.1 देखें। बॉक्स 27.1 गुणात्मक डेटा क्या है? गुणात्मक डेटा क्षेत्रीय अनुसंधान जैसी इकाई 26 में चर्चा की गई विधियों के माध्यम से एकत्र की गई सामग्री है। ये विधियां खुलेपन और समावेशिता पर जोर देती हैं। शोधकर्ता उनका उपयोग लोगों के वास्तविक जीवन के अनुभवों और उनके दृष्टिकोण के आधार पर इन अनुभवों को दिए गए अर्थों को समझने के लिए करते हैं। आम तौर पर गुणात्मक डेटा इकट्ठा करने में विभिन्न तरीके शामिल होते हैं, जैसे गहन साक्षात्कार, फील्ड नोट्स, व्यक्तिगत दस्तावेज और तस्वीरें। प्रारंभ में गुणात्मक शोध बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है, भले ही नमूना आकार अपेक्षाकृत छोटा हो। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए हमें विचारों की आवश्यकता है, लेकिन इन विचारों को उस डेटा द्वारा सूचित और परीक्षण किया जाना चाहिए जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे आप अंडे को तोड़े और मिश्रित किए बिना आमलेट नहीं बना सकते, विश्लेषण में डेटा को भागों में तोड़ना और फिर उनके घटकों और विशिष्ट विशेषताओं को प्रकट करने के लिए उन्हें संयोजित करना शामिल है। मूलतः डेटा प्रोसेसिंग में 2 गतिविधियां शामिल होती हैं। डेटा की जांच करना और व्यवस्थित करना। इसमें डेटा की पूर्णता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे साक्षात्कार, फील्ड नोट्स, रिकॉर्डिंग के बीच संबंधों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यदि आवश्यक हो तो डेटा को अज्ञात किया जाए। मेटाडेटा बनाना। इसमें प्रसार के लिए डेटा को और अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित करना शामिल है। पहली गतिविधि में डेटा की पूर्णता और गुणवत्ता की जांच करने के अलावा शोधकर्ताओं को गोपनीयता, प्रयोज्यता और डिजिटलीकरण के लिए उपयुक्तता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
यहाँ गुमनामीकरण महत्वपूर्ण है। गुमनामीकरण का अर्थ है उत्तरदाताओं या इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना। आपके शोध के लिए आवश्यक गुमनामीकरण का स्तर तय करना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी पूरी तरह से छिपी हुई पहचान डेटा को विकृत कर सकती है, जिससे यह अनुपयोगी हो जाता है। गुमनामीकरण का स्तर अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रत्येक मामले में गोपनीयता के संबंध में अपने स्वयं के नैतिक और कानूनी विचार होते हैं। व्यावहारिक रूप से इसमें पहचानकर्ताओं को छद्म नामों से बदलना और उनके उपयोग में निरंतरता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त डेटा से किसी भी निंदनीय या अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की अनुशंसा की जाती है। मेटाडेटा उत्पन्न करने की दूसरी प्रसंस्करण गतिविधि उस प्रासंगिक जानकारी को संदर्भित करती है जो एक शोधकर्ता डेटा प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त करता है। यह जानकारी शोधकर्ताओं को डेटा सेट में प्रतिलेखों या विशिष्ट वस्तुओं का पता लगाने में मदद करती है। इस अभ्यास का मुख्य कार्य शोधकर्ता के लिए डेटा का पता लगाना और उसका उपयोग करना आसान बनाना है। मेटाडेटा उत्पन्न करने के लिए शोधकर्ता जीवनी संबंधी इनपुट देते हुए डेटा की सूची बना सकते हैं, जिससे प्रतिलेखों की पहचान करना आसान हो जाएगा। वे यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता के नाम, साथ ही प्रश्न या विषय गाइड हेडर शामिल हैं। यहाँ मेटाडेटा प्रकारों की परिभाषा दी गई है। डेटा सूची, यह डेटा की प्रमुख विशेषताएं प्रदान करती है। यह शोधकर्ताओं को विशिष्ट प्रकार के साक्षात्कारों या प्रतिलेखों की पहचान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार के नमूने पर आधारित डेटा के मामले में मेटाडेटा सूची में उनकी जन्मतिथि, लिंग, रोजगार, भौगोलिक स्थान और कोई अन्य प्रमुख विशेषता शामिल होगी जिसे शोधकर्ता ने नमूने के लिए परिभाषित किया है। अभिलेखों की सूची, यह डेटा सेट में सभी अभिलेखों की एक व्यापक सूची है। इसमें प्रत्येक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी शामिल है, जैसे उसका शीर्षक, लेखक और प्रकाशन की तारीख। उपयोगकर्ता गाइड, यह एक दस्तावेज है जो किसी को भी डेटा का उपयोग करने में मदद करता है। यह डेटा तक पहुंचने और उसका उपयोग करने के साथ साथ किसी भी आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी के बारे में निर्देश प्रदान करता है। शोधकर्ता को हमेशा अपने शोध और क्षेत्र अनुसंधान के दौरान उत्पादित सामग्री को उसकी शुरुआत से और पूरे विश्लेषण के दौरान दस्तावेजित करना चाहिए। यह एक अच्छा शोध अभ्यास है। विश्लेषण का उद्देश्य केवल वर्णन नहीं है, बल्कि व्याख्या, स्पष्टीकरण, समझ और संभवतः भविष्यवाणी भी है। विवरण विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है, जो आगे के विवरण के लिए आधार तैयार करता है। प्रसंस्करण के यांत्रिक मोड में आए बिना उपरोक्त दो प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शोधकर्ताओं को अपने डेटा का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ना होगा। वे अपने डेटा को तोड़कर उससे अवधारणाएं निकाल सकते हैं, जिसका उपयोग वे डेटा को वर्गीकृत करने के लिए कर सकते हैं। वे विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बना सकते हैं और ये संबंध आगे के विवरण के लिए आधार बनाते हैं। इयान डे 1993 निम्नलिखित चित्र प्रस्तुत करता है, जो गुणात्मक विश्लेषण में शामिल परिपत्र प्रक्रियाओं का संक्षेप में प्रतिनिधित्व करता है। यह आरेख गुणात्मक विश्लेषण की गोलाकार प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक चरण पिछले चरण में वापस आता है, जिससे शोधकर्ता को डेटा की अपनी समझ को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। आइए हम पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित प्रत्येक प्रक्रिया पर संक्षेप में विचार करें। 27.3 विवरण। गुणात्मक विश्लेषण में पहला कदम अध्ययन के तहत घटना का व्यापक विवरण विकसित करना है। गिट्स 1973b ने मोटा विवरण शब्द गढ़ा। पतले विवरण के विपरीत, जो केवल तथ्य बताता है, मोटे विवरण में निम्न के बारे में जानकारी शामिल होती है। संदर्भ, किसी अधिनियम का संदर्भ उस सामाजिक,
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भीतर कार्रवाई को स्थापित करना है जिसके विरुद्ध वह घटित होता है। संदर्भ अर्थ की कुंजी है, क्योंकि अर्थ सही ढंग से तभी व्यक्त किया जाता है जब संदर्भ भी समझा जाता है। इरादे गुणात्मक विश्लेषण में कार्रवाई के आयोजन के तरीके से लेकर अभिनेताओं द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्तिपरक अर्थों को समझने पर जोर दिया जाता है। प्रक्रिया का विचार परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते समय हम अपना ध्यान संदर्भ और इरादों से हटाकर कार्रवाई के परिणामों पर केंद्रित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप शायद 1980 के दशक के मध्य में तत्कालीन सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई पेरेस्ट्रोइका की नीति से परिचित हैं। संदर्भ अर्थव्यवस्था और समाज पर राज्य के नियंत्रण की अप्रभाविता और बढ़ते मोहभंग का था। गोर्बाचेव के इरादे संभवतः अधिक न्यायपूर्ण, उदार व्यवस्था का निर्माण थे, लेकिन परिणाम सोवियत संघ का विघटन और यूएसए द्वारा शासित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर आंदोलन थे। 27.4 वर्गीकरण। इसमें कुछ विशेषताओं के आधार पर हमारे डेटा के बड़े पैमाने को वर्गों में क्रमबद्ध करना शामिल है, जो हमें एक वैचारिक ढांचे के विकास में सहायता करेगा जिसके माध्यम से कार्यों और घटनाओं को समझदारी से प्रस्तुत किया जा सकता है। आपने निश्चित रूप से जिक्सॉ पहेलियां बनाई होंगी। अपने डेटा को आरा के सैकड़ों छोटे टुकड़ों के रूप में मानें, जिन्हें सावधानीपूर्वक एक साथ रखा जाना चाहिए ताकि परिणामी तस्वीर आपके द्वारा अध्ययन की गई सामाजिक वास्तविकता का सटीक प्रतिनिधित्व दे सके। आप चित्र कैसे एकत्रित करते हैं? बिट्स को समान वर्गों में समूहित करके। शायद सभी नीले टुकड़े मिलकर आकाश बनाएंगे, हरे टुकड़े जंगल बनाएंगे और भूरे हिस्से पृथ्वी बनाएंगे। कुछ विशेषताओं के आधार पर डेटा को समूहों में व्यवस्थित करना अनिवार्य रूप से वर्गीकरण की प्रक्रिया है। आपके अध्ययन को लिखने के चरण में वही श्रेणियां एक सूचकांक का रूप ले सकती हैं। अनुक्रमण के लिए बॉक्स 27.3 देखें। श्रेणियां आयोजन उपकरण हैं जो हमें प्रासंगिक विशेषताओं के अनुसार जिक्सॉ पहेली के टुकड़ों के ढेर को सुलझाने में मदद करती हैं। वर्गीकरण और वर्गीकरण हमेशा अनुसंधान उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जब हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे तो ऊपर उल्लिखित बिंदुओं पर अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा। बॉक्स 27.3 अनुक्रमणिका। किसी सूचकांक में 3 तत्व पाए जाते हैं: I, निमोनिक्स, 2, संदर्भ और 3, संरचना। निमोनिक्स सूचना का संक्षिप्त रूप है। संदर्भ दर्शाते हैं कि आपको जानकारी कहां से प्राप्त करनी है और संरचना स्मृति विज्ञान को व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। अक्सर आप पाएंगे कि निमोनिक्स में श्रेणियां ओवरलैप होती हैं। ऐसी स्थिति में आदर्श रूप से आपको जानकारी के ओवरलैपिंग टुकड़ों को दोनों श्रेणियों में रखना होगा। संदर्भों के संबंध में आपको जानकारी के स्थान की पहचान करने के लिए काफी हद तक सटीकता की आवश्यकता होगी। आप आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा ले सकते हैं। ब्लॉक 8 की इकाइयां देखें। निमोनिक्स की संरचना आमतौर पर उपसंरचनाओं के साथ वर्णानुक्रम में होती है। ओवरलैपिंग जानकारी का ध्यान रखने के लिए कई श्रेणियां क्रॉस रेफरेंस का उल्लेख करती हैं। उपरोक्त 3 पहलुओं में ऐसे सूचकांकों को पूर्ण बनाना निश्चित रूप से डेटा विश्लेषण और शोध सामग्री लिखने के चरण में उपयोगी है। यह तब भी उपयोगी है जब आपको या किसी अन्य को उसी क्षेत्र में उसी विषय पर दोबारा अध्ययन करना हो। 27.5 संबंध बनाना। इयान डे के आरेख। चित्र 27.1 के इस चरण में हमारा लक्ष्य हमारे द्वारा पहचाने गए चर और अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें विभिन्न चर और अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है।
जिससे हम अपने विश्लेषण से सार्थक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए हमें यह करना होगा। चरों के बीच संबंधों की पहचान करें। हमें विभिन्न चरों के बीच पैटर्न और संबंधों को देखने की जरूरत है। यह एक चर के मानों की दूसरे चर के मानों से तुलना करके किया जा सकता है। डेटा के भीतर पैटर्न देखने का प्रयास करें। डेटा में पैटर्न और नियमितताओं की पहचान करके हम चर के बीच संबंधों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भिन्नता और अपवादों की तलाश करें। हमें उन पैटर्नों के अपवादों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी हमने पहचान की है। इससे हमें अपनी समझ की सीमाओं और भविष्य के शोध की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। अवधारणाओं को जोड़ें। हमें उन अवधारणाओं को जोड़ने की जरूरत है जिन्हें हमने उन चर और पैटर्न के साथ विकसित किया है जिन्हें हमने पहचाना है। इससे हमें अपने विश्लेषण का एक सुसंगत और सार्थक विवरण बनाने में मदद मिलेगी। चिंतन करें और कार्रवाई करें। अंत में हमें अपने निष्कर्षों पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने विश्लेषण के आधार पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें सिफारिशें करना, नए सिद्धांत विकसित करना या आगे शोध करना शामिल हो सकता है। इन चरणों का पालन करके हम अपने विश्लेषण में चर और अवधारणाओं के बीच सफलतापूर्वक संबंध बना सकते हैं, जिससे हमें सार्थक निष्कर्ष निकालने और विषय वस्तु की हमारी समझ में योगदान करने की अनुमति मिलती है। चिंतन और कार्रवाई 27.1 कोडिंग की चर्चा के लिए आगे बढ़ने से पहले आइए कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया पर विचार करें। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। आपने अपने विश्लेषण में चरों के बीच किन संबंधों की पहचान की है? क्या आप अपने डेटा में किसी पैटर्न या नियमितता की पहचान करने में सक्षम हैं? क्या आपने अपने द्वारा पहचाने गए पैटर्न के किसी अपवाद पर विचार किया है? आपने अपनी अवधारणाओं को आपके द्वारा पहचाने गए चर और पैटर्न के साथ कैसे जोड़ा है? आप अपने विश्लेषण के आधार पर क्या कार्रवाई या सिफारिशें कर सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपने विश्लेषण में चर और अवधारणाओं के बीच संबंधों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और विषय वस्तु की अपनी समझ में योगदान कर सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 27.1 निम्नलिखित अंश को पढ़ें और पता लगाएं कि अनुष्ठानों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने और उन अनुष्ठानों के अभ्यासकर्ताओं के लिए उनके महत्व को समझने के लिए किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता है। धार्मिक व्यवहार विशेष रूप से धार्मिक संदर्भों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह आम तौर पर व्यवहार का एक मानवीय रूप है जिसे पारलौकिक वस्तुओं की नहीं बल्कि उनकी प्रेरणाओं की उत्तेजना के तहत महसूस किया जाता है। अपनी स्वायत्तता में भी धार्मिक जीवन में ऐसे तत्व शामिल हैं जो विशेष रूप से धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। केवल जब इन तत्वों को समाजशास्त्रीय पद्धति के माध्यम से अलग किया जाता है तो क्या वे दिखाएंगे कि धार्मिक व्यवहार के पूरे परिसर के भीतर क्या वैध रूप से विशुद्ध रूप से माना जा सकता है धार्मिक यानी किसी भी सामाजिक चीज से स्वतंत्र। सिम्मेल 1950 15। ऊपर उठाए गए सवालों के जवाब के लिए आप विक्टर टर्नर 1967 181 204 के लेख साओरा अनुष्ठान और शमनवाद के पहलू की मदद ले सकते हैं। यहाँ टर्नर ने उच्च धर्मों में रहस्यवाद, तपस्या, रूपांतरण और पवित्र भिक्षावृत्ति की घटना को समझने और समझाने के लिए आवश्यक डेटा और कनेक्शन दिखाए हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे सिमेल 1950 के निम्नलिखित अंश पर विचार करने और अनुष्ठानों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने और अभ्यासकर्ताओं के लिए उनके महत्व को समझने के लिए आवश्यक डेटा के प्रकार पर विचार करने का काम सौंपा गया है। ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए मैं विक्टर टर्नर 1967 के लेख एस्पेक्ट्स ऑफ साओरा रिचुअल एंड शैमानिज्म से भी मदद लूंगा। धार्मिक व्यवहार विशेष रूप से धार्मिक संदर्भों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आम तौर पर व्यवहार का एक मानवीय रूप है जिसे पारलौकिक वस्तुओं की नहीं
बल्कि उनकी प्रेरणाओं की उत्तेजना के तहत महसूस किया जाता है। अपनी स्वायत्तता में भी धार्मिक जीवन में ऐसे तत्व शामिल हैं जो विशेष रूप से धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। केवल जब इन तत्वों को समाजशास्त्रीय पद्धति के माध्यम से अलग किया जाता है तो वे दिखाएंगे कि धार्मिक व्यवहार के पूरे परिसर के भीतर क्या वैध रूप से विशुद्ध रूप से धार्मिक माना जा सकता है, यानी किसी भी सामाजिक चीज से स्वतंत्र। सिम्मेल 1950। 15 अनुष्ठानों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने और उन अनुष्ठानों का अभ्यास करने वालों के लिए उनके महत्व को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। आवश्यक डेटा को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा विभिन्न तरीकों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। अभ्यासकर्ताओं के कार्यों, गतिविधियों और इशारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अनुष्ठानों के प्रदर्शन के दौरान अवलोकन किया जा सकता है। अभ्यासकर्ताओं और अन्य जानकार व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार अनुष्ठानों के अर्थ, उद्देश्य और महत्व के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। प्रश्नावली का उपयोग बड़ी संख्या में अभ्यासकर्ताओं से अनुष्ठानों से संबंधित उनकी मान्यताओं, दृष्टिकोण और अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। द्वितीयक डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे पुस्तकों, लेखों, रिपोर्टों और वीडियो से प्राप्त किया जा सकता है। ये डेटा अनुष्ठानों, उनके इतिहास और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान कर सकते हैं। द्वितीयक डेटा का उपयोग अन्य संस्कृतियों और समाजों में समान अनुष्ठानों के साथ तुलना और अंतर करने के लिए भी किया जा सकता है। अनुष्ठानों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने के लिए किसी को उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है जिसमें अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें समुदाय, परिवार और व्यक्तिगत अभ्यासकर्ताओं के बारे में डेटा, साथ ही उनके जीवन को प्रभावित करने वाले धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों के बारे में डेटा शामिल है। डेटा में चिकित्सकों की सामाजिक स्थिति, समुदाय में उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी राजनीतिक मान्यताओं जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। अभ्यासकर्ताओं के लिए अनुष्ठानों के महत्व को समझने के लिए किसी को अनुष्ठानों के अपने अनुभवों, धारणाओं और व्याख्याओं के बारे में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। इसमें अनुष्ठानों से संबंधित उनकी मान्यताओं, मूल्यों और दृष्टिकोण के बारे में डेटा, साथ ही अनुष्ठानों के प्रति उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बारे में डेटा शामिल है। डेटा में अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए अभ्यासकर्ताओं की प्रेरणा, उनकी अपेक्षाएं और लक्ष्य, और उनकी संतुष्टि और पूर्ति जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विक्टर टर्नर 1967 का लेख एस्पेक्ट्स ऑफ साउरा रिचुअल एंड शैमनिज्म, उच्च धर्मों में रहस्यवाद, तपस्या, रूपांतरण और पवित्र भिक्षावृत्ति की घटनाओं को समझने और समझाने के लिए आवश्यक डेटा और कनेक्शन को दर्शाता है। टर्नर साउरा अनुष्ठान और शमनवाद का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो अनुष्ठानों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, अभ्यासकर्ताओं के अनुभवों और धारणाओं और समुदाय के लिए अनुष्ठानों के महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। टर्नर का विश्लेषण टिप्पणियों, साक्षात्कारों और प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा के साथ साथ पुस्तकों, लेखों और रिपोर्टों से प्राप्त माध्यमिक डेटा पर आधारित है। वह अनुष्ठानों, उनके प्रदर्शन और अभ्यासकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। वह अभ्यासकर्ताओं के विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों के साथ साथ अनुष्ठानों के प्रति उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को भी प्रस्तुत करता है। टर्नर अनुष्ठानों और समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच संबंध भी दिखाता है। वह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, संघर्षों को सुलझाने और सामाजिक एकता को बढ़ाने में अनुष्ठानों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वह अभ्यासकर्ताओं के जीवन,
उनकी पहचान और समुदाय से संबंधित होने की भावना पर अनुष्ठानों के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष में, अनुष्ठानों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने और उन अनुष्ठानों के अभ्यासकर्ताओं के लिए उनके महत्व को समझने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, अभ्यासकर्ताओं के अनुभवों और धारणाओं के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक डेटा सहित विभिन्न प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। और समुदाय के लिए अनुष्ठानों का महत्व। डेटा में अभ्यासकर्ताओं की सामाजिक स्थिति, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, उनकी प्रेरणाएं, अपेक्षाएं और लक्ष्य, और अनुष्ठानों के प्रति उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विश्लेषण में अनुष्ठानों और समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच संबंधों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विक्टर टर्नर 1967 का काम इस बात का एक उपयोगी उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे इन डेटा और कनेक्शन का उपयोग उच्च धर्मों में रहस्यवाद, तपस्या, रूपांतरण और पवित्र भिक्षावृत्ति की घटनाओं को समझने और समझाने के लिए किया जा सकता है। अपने डेटा का विश्लेषण करने के लिए हमें एक इंटरैक्टिव रीडिंग में शामिल होना होगा और लगातार कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों जैसे प्रश्न पूछने होंगे। यह प्रक्रिया हमें डेटा को रचनात्मक तरीके से समझने में मदद करती है। संग्रह के बाद फील्ड डेटा को संसाधित करना ऐसे डेटा को संभालने वाले नए शोधकर्ताओं के लिए श्रमगहन हो सकता है। सौभाग्य से उनकी सहायता के लिए कई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण उपलब्ध हैं। इस अनुभाग में हम फील्ड सामग्री की सैद्धांतिक कोडिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सैद्धांतिक कोडिंग का प्राथमिक लक्ष्य शेड्यूल पर मौजूद सामग्री को उपयुक्त कोड फॉर्म में परिवर्तित करना है। कोडिंग थकाऊ और कठिन हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधियां एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, टर्नर 1957 और 1961 ने नेडेम्बो की सामाजिक संरचना का वर्णन करने के लिए गांव की संरचना पर मात्रात्मक डेटा का उपयोग किया। अब आइए सैद्धांतिक कोडिंग के माध्यम से गुणात्मक डेटा को समझने के लिए कुछ तकनीकों और प्रक्रियाओं को देखें। विशेष रूप से हम ग्राउंडेड थ्योरी, ग्लेसर और स्ट्रॉस 1967 विकसित करने के लिए सैद्धांतिक कोडिंग प्रक्रिया की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया को ग्लेसर 1978, स्ट्रॉस 1987 और स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन 1990 द्वारा और विस्तृत किया गया। कोडिंग डेटा को तोड़ने, उसकी अवधारणा बनाने और उसे नए तरीकों से वापस एक साथ रखने की प्रक्रिया है। एक जमीनी सिद्धांत एक समृद्ध, कसकर बुना हुआ व्याख्यात्मक सिद्धांत है जो उस वास्तविकता का बारीकी से अनुमान लगाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। स्ट्रॉस और कॉर्बिन 1990-57। ग्राउंडेड सिद्धांत में विश्लेषण में 3 प्रमुख प्रकार की कोडिंग शामिल है। कोडिंग खोले, अक्षीय कोडिंग और चयनात्मक कोडिंग। आइए उनमें से प्रत्येक पर एक संक्षिप्त नजर डालें। हालांकि ग्राउंडेड थ्योरी में कोडिंग के विवरण में जाने से पहले बॉक्स 27.4 में ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में अधिक पढ़ने की सलाह दी जाती है। बॉक्स 27.4 ग्लेसर के अनुसार ग्राउंडेड सिद्धांत। ग्लेसर की ग्राउंडेड थ्योरी (जीटी) का उद्देश्य वैचारिक विचारों के आधार पर परिकल्पना तैयार करना है जिसे दूसरों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। परिकल्पनाएं अमूर्तता के विभिन्न स्तरों पर संकल्पित डेटा की निरंतर तुलना के माध्यम से उत्पन्न होती हैं और इन तुलनाओं में निगमनात्मक चरण होते हैं। जीटी का लक्ष्य सच्चाई नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करके क्या चल रहा है की अवधारणा बनाना है। जीटी डेटा से सिद्धांत की एक व्यवस्थित पीढ़ी है जिसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों सोच शामिल है। जीटी में विश्लेषण की इकाई व्यक्ति या रोगी के बजाय घटना है।
जीटी अध्ययन में घटनाओं की संख्या अक्सर कई सौ तक होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी आमतौर पर कई घटनाओं की रिपोर्ट करता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में कई घटनाओं की तुलना करने से उभरती हुई अवधारणाएं और उनके संबंध सामने आते हैं, जो अनिवार्य रूप से संभाव्यता कथन है। नतीजतन, जीटी एक गुणात्मक विधि नहीं है, बल्कि एक सामान्य विधि है जो किसी भी प्रकार के डेटा का उपयोग कर सकती है। हालांकि, संभावनाओं के साथ काम करते हुए अधिकांश जीटी अध्ययनों को गुणात्मक माना जाता है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। जीटी के परिणाम तथ्यों की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अवधारणाओं के बीच संबंधों या अनुभवजन्य डेटा से विकसित वैचारिक परिकल्पनाओं के एक एकीकृत सेट के बारे में संभाव्यता बयान है। अपने पारंपरिक अर्थों में वैधता जीटी में कोई मुद्दा नहीं है, जिसे इसके बजाय फिट, प्रासंगिकता, व्यावहारिकता और परिवर्तनीयता के आधार पर आंका जाना चाहिए। फिट का संबंध इस बात से है कि अवधारणाएं उन घटनाओं से कितनी निकटता से मेल खाती हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रासंगिकता एक प्रासंगिक अध्ययन को संदर्भित करती है जो प्रतिभागियों की वास्तविक चिंता से संबंधित है, रुचि पैदा करता है और न केवल अकादमिक हित का है। व्यावहारिकता का अर्थ है कि सिद्धांत तब काम करता है जब यह बताता है कि समस्या को बहुत भिन्नता के साथ कैसे हल किया जा रहा है। परिवर्तनीयता एक परिवर्तनीय सिद्धांत को संदर्भित करती है जिसे मौजूदा डेटा से नए प्रासंगिक डेटा की तुलना करने पर बदला जा सकता है। जीटी कभी भी सही या गलत नहीं होता है, इसमें बस कम या ज्यादा फिट, प्रासंगिकता, व्यावहारिकता और परिवर्तनीयता होती है। जीटी का लक्ष्य प्रतिभागियों की मुख्य चिंता का पता लगाना है और वे इसे कैसे हल करने का लगातार प्रयास करते हैं। मुख्य प्रश्न है, क्या चल रहा है और प्रतिभागियों की मुख्य समस्या क्या है और वे इसे कैसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मूल चर और उसके उपकोर और गुणों के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। यदि शोध का लक्ष्य सटीक वर्णन है, तो दूसरी विधि चुनी जानी चाहिए, क्योंकि जीटी एक वर्णनात्मक विधि नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य ऐसी अवधारणाएं उत्पन्न करना है जो समय और स्थान की परवाह किए बिना लोगों के कार्यों की व्याख्या करें। जीटी के वर्णनात्मक हिस्से मुख्य रूप से अवधारणाओं को चित्रित करने के लिए हैं। ओपन कोडिंग में घटनाओं को नाम देने और वर्गीकृत करने के लिए डेटा की बारीकी से जांच करना शामिल है। इस प्रक्रिया में यह क्या है जैसे प्रश्न पूछना शामिल है और यह क्या दर्शाता है, जैसा कि हम डेटा का अवलोकन और विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक साथ खेल रहे बच्चों के अध्ययन में हम एक बच्चे को दूसरे से खिलौना खींचते हुए देख सकते हैं और इसे हथियाने के रूप में लेबल कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि एक और बच्चा अपना खिलौना छुपा रहा है, तीसरा बच्चा अपने खिलौने की सुरक्षा के लिए दूसरों के साथ बातचीत करने से बच रहा है। इन समान घटनाओं को श्रेणियों में समूहित करके हम डेटा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अक्षीय कोडिंग ओपन कोडिंग में उत्पन्न श्रेणियों को परिष्कृत और अलग करती है। इस प्रक्रिया में उन श्रेणियों का चयन करना शामिल है जो शोध प्रश्न के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं, और पाठ के विभिन्न अनुच्छेदों में इन प्रासंगिक श्रेणियों के प्रमाण मांगना शामिल है। लेखक एक कोडिंग प्रतिमान की अनुशंसा करते हैं जिसमें कारण स्थितियां, घटना, संदर्भ, हस्तक्षेप की स्थितियां, कार्रवाई, बातचीत रणनीतियां और परिणाम शामिल हैं। यह प्रतिमान शोधकर्ताओं को अपने डेटा को व्यवस्थित करने और उन पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है जो उनके शोध प्रश्न के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। अक्षीय कोडिंग करने के लिए हम स्ट्रॉस और कॉर्बिन 199099 द्वारा अनुशंसित कोडिंग प्रतिमान का पालन कर सकते हैं। इस प्रतिमान में शामिल हैं: ए. कारण स्थिति, बी. घटना, सी. संदर्भ, डी. हस्तक्षेप की स्थिति, ई. कार्रवाई अंतःक्रिया रणनीतियां, एफ. परिणाम। अक्षीय कोडिंग में
हम पहले साक्षात्कार का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण कर सकते हैं, अवधारणाओं और श्रेणियों को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। फिर हम उन श्रेणियों का चयन कर सकते हैं जो आगे के विकास का वादा करती हैं और पाठ का विश्लेषण करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। कारण स्थितियों, घटना, संदर्भ, हस्तक्षेप करने वाली स्थितियों, कार्रवाई, बातचीत, रणनीतियों और परिणामों की जांच करके हम डेटा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जो हमारे शोध प्रश्न के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इस संरचना का पालन करके और एक स्पष्ट और संक्षिप्त लेखन शैली को बनाए रखते हुए हम मूल अंग्रेजी अध्याय का प्रभावी ढंग से सरल और स्पष्ट अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, जबकि यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी तथ्य, आंकड़े, घटना या विवरण छूट न जाए। कोडिंग प्रक्रिया में तीसरा चरण, चयनात्मक कोडिंग, का उद्देश्य मुख्य श्रेणी को प्रकट करना है जिसके चारों ओर अन्य श्रेणियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें मामले की मुख्य कहानी की पहचान करना और एक कहानी का निर्माण करना शामिल है जो संपूर्ण डेटा सेट पर लागू होता है। शोधकर्ता कोड और श्रेणियां तैयार करने के लिए अपनी व्याख्यात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है, उन्हें अमूर्तता के उच्च स्तर पर ले जाता है और फिर एक कहानी या एक खाता बनाता है जो पूरे डेटा सेट पर लागू होता है। शोधकर्ता तब कह सकता है, इन परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। कहानी की पहचान करने के लिए शोधकर्ता को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए। मुख्य कहानी, यह केंद्रीय विषय या श्रेणी है जो डेटा से उभरती है। यह व्यापक कथा है जो अन्य सभी श्रेणियों और कोडों को जोड़ती है। ऑन-कोर्स और ऑफ-कोर्स गर्भधारण, ये पुरानी बीमारियों से पीड़ित उन महिलाओं के लिए दो संभावित परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गर्भवती हैं। ऑन-कोर्स गर्भधारण से संकेत मिलता है कि जोखिमों का प्रबंधन किया जा रहा है, जबकि ऑफ-कोर्स गर्भधारण से संकेत मिलता है कि जोखिमों का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। वांछित परिणाम, महिलाओं को प्रेरित करने वाली प्राथमिक शक्ति एक स्वस्थ बच्चा पैदा करना है। वे अपनी गर्भावस्था से जुड़े कथित जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रही हैं। महिलाओं की सक्रिय भूमिका, महिलाएं देखभाल की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि प्रबंधन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे घर पर अपनी बीमारियों और गर्भधारण की निगरानी करते हैं और उन नियमों के बारे में सक्रिय निर्णय लेते हैं जिनका उन्हें पालन करने के लिए कहा जाता है। जोखिमों को तौलना और निर्णय लेना, महिलाएं जोखिमों को सावधानीपूर्वक तौलती हैं और सही काम करने के बारे में निर्णय लेती हैं। यदि उन्हें लगता है कि डॉक्टर गलत है, तो वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि किया जाना चाहिए। कहानी की पहचान करके और एक कहानी रेखा का निर्माण करके शोधकर्ता डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण प्रदान कर सकता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता मूल शब्द गणना को बनाए रखते हुए किसी भी तथ्य, आंकड़े, घटना या विवरण को न छोड़े। चिंतन और कार्रवाई 27.2 ग्लेसर और स्ट्रॉस 1967 का जमीनी सिद्धांत सामाजिक अनुसंधान के लिए एक सामान्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है और अनुसंधान के सैद्धांतिक निर्माण के बारे में किसी भी पूर्वधारणा को पसंद नहीं करता है। इस तरह के दृष्टिकोण में कोडिंग की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है। आपको धारा 27.6 को ध्यान से पढ़ना होगा और अपने स्वयं के लघु शोध प्रोजेक्ट से 3 प्रकार की कोडिंग के उदाहरण प्रदान करने होंगे। शीर्षक, ग्लेसर और स्ट्रॉस की ग्राउंडेड थ्योरी की खोज, सामाजिक अनुसंधान में अनुप्रयोग। परिचय, ग्राउंडेड सिद्धांत, जैसा कि 1967 में ग्लेसर और स्ट्रॉस द्वारा संकल्पित किया गया था, सामाजिक अनुसंधान के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो कटौती पर प्रेरण पर जोर देकर पारंपरिक तरीकों से अलग होता है। यह पद्धतिगत ढांचा डेटा विश्लेषण से पैटर्न और सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से उभरने की अनुमति देने के पक्ष में पूर्वकल्पित धारणाओं और सैद्धांतिक फॉर्मूलेशन से बचते हुए एक सामान्यवादी दृष्टिकोण की वकालत करता है।
केंद्रीय से आधारभूत सिद्धांत कोडिंग की प्रक्रिया है, जिसमें अंतर्निहित विषयों और अवधारणाओं को उजागर करने के लिए डेटा को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और व्याख्या करना शामिल है। इस प्रतिबिंब में मैं ग्लेसर और स्ट्रॉस के जमीनी सिद्धांत में गहराई से उतरूंगा, इसके सिद्धांतों और पद्धतियों की खोज करूंगा और अपने स्वयं के मिनी शोध प्रोजेक्ट से प्राप्त 3 प्रकार के कोडिंग, ओपन कोडिंग, अक्षीय कोडिंग और चयनात्मक कोडिंग के उदाहरण प्रदान करूंगा। ग्लेसर और स्ट्रॉस की ग्राउंडेड थ्योरी को समझना। ग्लेसर और स्ट्रॉस का जमीनी सिद्धांत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के दर्शन में निहित है, जो मानता है कि अर्थ का निर्माण सामाजिक संपर्क और संचार के माध्यम से होता है। पारंपरिक अनुसंधान दृष्टिकोणों के विपरीत, जो परीक्षण किए जाने वाले परिकल्पना या सिद्धांत से शुरू होते हैं, जमीनी सिद्धांत अनुभवजन्य डेटा से शुरू होता है और उन आंकड़ों पर आधारित सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से विकसित करता है। यह आगमनात्मक दृष्टिकोण शोधकर्ताओं को पूर्वकल्पित विचारों से बाधित हुए बिना जटिल सामाजिक घटनाओं का पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि की खोज संभव हो पाती है। ग्राउंडेड सिद्धांत की प्रक्रिया में कई प्रमुख चरण शामिल हैं, जिनमें डेटा संग्रह, कोडिंग, मेमो लेखन, सैद्धांतिक नमूनाकरण और सैद्धांतिक संतृप्ति शामिल हैं। इस पद्धति के केंद्र में कोडिंग है, जिसमें आवर्ती विषयों, अवधारणाओं और संबंधों की पहचान करने के लिए गुणात्मक डेटा का व्यवस्थित विश्लेषण शामिल है। ग्लेसर और स्ट्रॉस ने 3 प्रकार की कोडिंग की रूपरेखा तैयार की: ओपन कोडिंग, अक्षीय कोडिंग और चयनात्मक कोडिंग। प्रत्येक सिद्धांत विकास की प्रक्रिया में एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करता है। कोडिंग खोले। ओपन कोडिंग ग्राउंडेड सिद्धांत में डेटा विश्लेषण का प्रारंभिक चरण है, जिसमें शोधकर्ता कच्चे डेटा को अलग अलग इकाइयों में तोड़ते हैं और प्रत्येक इकाई को उसके अर्थ और महत्व के आधार पर वर्णनात्मक लेबल या कोड निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में सामने आने वाले पैटर्न, थीम और श्रेणियों की पहचान करने के लिए डेटा की बारीकी से जांच शामिल है। ओपन कोडिंग पूर्वकल्पित श्रेणियों या सैद्धांतिक रूपरेखाओं को लागू किए बिना डेटा की खोज और अवधारणा की अनुमति देती है। उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षार्थियों के अनुभवों पर अपने लघु शोध प्रोजेक्ट में मैंने प्रतिभागियों से साक्षात्कार प्रतिलेखों का विश्लेषण करने के लिए ओपन कोडिंग का संचालन किया। जैसे जैसे मैंने खुद को डेटा में डुबोया, मैंने प्रौद्योगिकी के साथ चुनौतियों, अलगाव की भावनाओं और दूरस्थ शिक्षा के वातावरण को अपनाने जैसे आवर्ती विषयों की पहचान की। इनमें से प्रत्येक विषय को उसकी सामग्री और संदर्भ के आधार पर एक कोड सौंपा गया था, जैसे तकनीकी कठिनाइयाँ, सामाजिक अलगाव और ऑनलाइन सीखने के लिए अनुकूलन। अक्षीय कोडिंग। अक्षीय कोडिंग में डेटा के भीतर संबंधों और पैटर्न को उजागर करने के लिए ओपन कोडिंग के दौरान पहचानी गई श्रेणियों और उपश्रेणियों को जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। कोडिंग का यह चरण अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करने और अंतर्निहित आयामों या चर की पहचान करने पर केंद्रित है, जो अध्ययन के तहत घटना को प्रभावित कर सकते हैं। अक्षीय कोडिंग एक सुसंगत ढांचे में डेटा के संगठन और संश्लेषण की सुविधा प्रदान करती है, जो आगे के विश्लेषण और सिद्धांत विकास का मार्गदर्शन कर सकती है। उदाहरण: ओपन कोडिंग के दौरान पहचाने गए विषयों के आधार पर मैंने ऑनलाइन सीखने के अनुभव के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए अक्षीय कोडिंग का संचालन किया। उदाहरण के लिए, मैंने तकनीकी कठिनाइयों और प्रतिभागियों के बीच निराशा की भावनाओं के बीच एक संबंध की पहचान की, साथ ही सामाजिक अलगाव और ऑनलाइन पाठ्यक्रम में संलग्न होने के लिए प्रेरणा में कमी के बीच एक संबंध की पहचान की। अक्षीय कोडिंग के माध्यम से मैं ऑनलाइन सीखने के माहौल में प्रतिभागियों के अनुभवों और बातचीत को आकार देने वाली अंतर्निहित गतिशीलता को उजागर करने में सक्षम था। चयनात्मक कोडिंग। चयनात्मक कोडिंग ग्राउंडेड सिद्धांत में कोडिंग का अंतिम चरण है, जिसमें शोधकर्ता एक मुख्य श्रेणी या केंद्रीय घटना की पहचान करते हैं, जो डेटा के सार को समाहित करता है
और इसके चारों ओर अन्य सभी श्रेणियों और उपश्रेणियों को एकीकृत करता है। इस प्रक्रिया में एक सुसंगत रूपरेखा विकसित करने के लिए उभरते सिद्धांत को परिष्कृत और समेकित करना शामिल है, जो अध्ययन के तहत घटना की व्याख्या करता है। चयनात्मक कोडिंग शोधकर्ताओं को जटिल डेटा को एक संक्षिप्त और व्यापक सैद्धांतिक मॉडल में परिवर्तित करने की अनुमति देती है, जो आगे के शोध और अभ्यास को सूचित कर सकती है। उदाहरण, अपने लघु अनुसंधान प्रोजेक्ट में मैंने केंद्रीय विषय या मुख्य श्रेणी की पहचान करने के लिए चयनात्मक कोडिंग का संचालन किया, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षार्थियों के अनुभवों को समाहित किया। डेटा की समीक्षा करने और अक्षीय कोडिंग के दौरान सामने आए रिश्तों पर विचार करने के बाद मैंने प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन को मुख्य श्रेणी के रूप में पहचाना, जिसने प्रतिभागियों की ऑनलाइन सीखने के माहौल में चुनौतियों को अनुकूलित करने और दूर करने की क्षमता पर कब्जा कर लिया। यह मुख्य श्रेणी केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है, जिसके चारों ओर अन्य सभी विषय और अवधारणाएं घूमती हैं, जो अध्ययन के तहत घटना की व्यापक समझ प्रदान करती हैं। निष्कर्ष, ग्लेसर और स्ट्रॉस का जमीनी सिद्धांत सामाजिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करता है, जो अन्वेषण, खोज और सिद्धांत विकास को प्राथमिकता देता है। अनुभवजन्य डेटा के पक्ष में पूर्वकल्पित धारणाओं और सैद्धांतिक फॉर्मूलेशन को त्याग कर जमीनी सिद्धांत शोधकर्ताओं को जटिल सामाजिक घटनाओं में नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि को उजागर करने में सक्षम बनाता है। कोडिंग की प्रक्रिया, जिसमें ओपन कोडिंग, अक्षीय कोडिंग और चयनात्मक कोडिंग शामिल है, गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने और सुसंगत सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक व्यवस्थित विधि के रूप में कार्य करती है। अपने स्वयं के लघु अनुसंधान प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने जमीनी सिद्धांत के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली और वास्तविक दुनिया के मुद्दों को समझने और संबोधित करने के लिए प्रदान की जाने वाली अमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए गहरी सराहना प्राप्त की है। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण के दिए गए उदाहरणों में शोधकर्ता सारांश, व्याख्यात्मक और संरचना सामग्री विश्लेषण जैसी तकनीकों को नियोजित करता है। ये तकनीकें शोधकर्ता को अनुभवजन्य सामग्री को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने में मदद करती हैं, साथ ही शिक्षण अभ्यास के संबंध में शिक्षकों के अनुभवों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं। सामग्री विश्लेषण को सारांशित करने के उदाहरण में शोधकर्ता साक्षात्कार के कथनों की व्याख्या करता है और उन्हें अधिक संक्षिप्त रूप में सामान्यीकृत करता है। कटौती की यह प्रक्रिया शोधकर्ता को बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा को प्रबंधित करने में मदद करती है। व्याख्यात्मक सामग्री विश्लेषण के उदाहरण में शोधकर्ता साक्षात्कार में शिक्षक द्वारा उपयोग की गई अवधारणा के अर्थ को समझना चाहता है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता शब्दकोशों से अवधारणा की परिभाषाएं एकत्र करता है और फिर उस शिक्षक की विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है जो इस विवरण में फिट बैठता है। इन विशेषताओं को एकत्रित करके एक व्याख्यात्मक व्याख्या तैयार की जा सकती है। यह व्याख्या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त अवधारणा की अधिक विस्तृत समझ प्रदान करती है। सामग्री विश्लेषण की संरचना के उदाहरण में शोधकर्ता सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए शोध प्रश्न से उभरी श्रेणियों को लागू करता है। संरचना की यह प्रक्रिया शोधकर्ता को बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा को प्रबंधित करने में मदद करती है और विभिन्न मामलों की तुलना की सुविधा भी देती है। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण की ये तकनीकें बड़ी मात्रा में पाठ डेटा को कम करने और शिक्षण अभ्यास के संबंध में शिक्षकों के अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। इन तकनीकों को नियोजित करके शोधकर्ता शिक्षकों के अनुभवों और शिक्षण में उनकी चुनौतियों की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। अंत में इकाई 27 में चिंतन और क्रिया अभ्यास ने गुणात्मक सामग्री विश्लेषण की तकनीकों और शिक्षण अभ्यास के संबंध में शिक्षकों के अनुभवों को समझने में उनके अनुप्रयोग का पता लगाने का अवसर प्रदान किया है। इस अभ्यास ने बड़ी मात्रा में पाठ डेटा को प्रबंधित करने और शिक्षकों के अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में इन तकनीकों के महत्व को सुदृढ़ करने में मदद की है।
चिंतन और कार्रवाई 27.3। सारन टाकोस 1998 280 से 81 के अनुसार सामग्री विश्लेषण में अनुसंधान की किसी भी अन्य विधि के समान चरण शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें अनुसंधान के क्षेत्र का चयन करना, अनुसंधान को डिजाइन करना, डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। प्रत्येक चरण की सामग्री विश्लेषण को अनुसंधान के अन्य तरीकों से अलग करती है। सामग्री विश्लेषण दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकार के लिखित पाठ की सामग्री, यह गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकता है, का विश्लेषण करता है। ऐसे विश्लेषण की सामग्री स्पष्ट या अंतर्निहित हो सकती है। सामग्री विश्लेषण का एक उदाहरण टेलीविजन धारावाहिकों का अध्ययन है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्यों कुछ श्रेणियों के लोग एक भी एपिसोड मिस किए बिना विशेष शो देखना जारी रखते हैं। क्या आप अध्ययनों के कम से कम 5 और उदाहरण दे सकते हैं जो शोध के विषयों के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों की खोज के लिए सामग्री विश्लेषण की विधि का उपयोग कर सकते हैं? सामग्री विश्लेषण एक मूल्यवान शोध पद्धति है जिसका उपयोग अध्ययन के तहत विषयों के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों में अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए विभिन्न विषयों में किया जाता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा शोधकर्ताओं को मीडिया उपभोग से लेकर सामाजिक व्यवहार तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में जाने की अनुमति देती है। विभिन्न शोध संदर्भों में सामग्री विश्लेषण के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने वाले 5 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक भाषण और अभियान। राजनीतिक उम्मीदवारों और पार्टियों के अंतर्निहित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को समझने के लिए राजनीतिक भाषणों और अभियान सामग्रियों की जांच करने के लिए सामग्री विश्लेषण को नियोजित किया जा सकता है। शोधकर्ता संदेश को समझने और विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त भाषा, आवर्ती विषयों और प्रयुक्त अलंकारिक रणनीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। राजनीतिक प्रवचन की सामग्री की जांच करके शोधकर्ता संचार रणनीतियों, वैचारिक झुकाव और मतदाता प्राथमिकताओं में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। सोशल मीडिया वार्तालाप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की व्यापकता के साथ सामग्री विश्लेषण ऑनलाइन इंटरैक्शन और वार्तालापों का पता लगाने का एक साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता राजनीति, उपभोक्ता प्राथमिकताओं या सामाजिक मुद्दों जैसे विभिन्न विषयों के संबंध में उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को उजागर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक या रेडिट जैसे प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट, टिप्पणियों और चर्चाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। साझा की गई सामग्री और उपयोग की गई भाषा की जांच करके शोधकर्ता ऑनलाइन स्थानों के भीतर सार्वजनिक भावनाओं, उभरते रुझानों और सामुदायिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन अभियान। सामग्री विश्लेषण को टेलीविजन, प्रिंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापन अभियानों का अध्ययन करने के लिए लागू किया जा सकता है। शोधकर्ता आवर्ती विषयों, प्रेरक तकनीकों और उनमें अंतर्निहित सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की पहचान करने के लिए विज्ञापनों की जांच कर सकते हैं। विज्ञापनों की सामग्री का विश्लेषण करके शोधकर्ता उपभोक्ता व्यवहार, सामाजिक मानदंडों और विज्ञापन संदेशों के माध्यम से कायम सांस्कृतिक विचारधाराओं को आकार देने वाले अंतर्निहित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। अकादमिक साहित्य और शोध लेख। सामग्री विश्लेषण का उपयोग किसी विशेष क्षेत्र या अनुशासन के भीतर अकादमिक साहित्य और शोध लेखों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता अकादमिक प्रवचन के भीतर नियोजित प्रचलित सिद्धांतों, अनुसंधान पद्धतियों और वैचारिक ढांचे की पहचान करने के लिए विद्वानों के प्रकाशनों की सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं। अकादमिक साहित्य की सामग्री की जांच करके शोधकर्ता अनुशासन के भीतर विद्वानों की जांच, बौद्धिक रुझान और ज्ञान उत्पादन का मार्गदर्शन करने वाले प्रचलित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को समझ सकते हैं। ब्रांड छवि और कॉरपोरेट संचार। कंपनी की वेबसाइटों,
प्रेस विज्ञप्तियों और विपणन सामग्रियों जैसे विभिन्न चैनलों पर ब्रांड छवि और कॉरपोरेट संचार की जांच के लिए सामग्री विश्लेषण को नियोजित किया जा सकता है। शोधकर्ता यह समझने के लिए कॉरपोरेट संचार की सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं कि संगठन ग्राहकों, निवेशकों और जनता सहित अपने हितधारकों के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। कॉरपोरेट संचार में प्रयुक्त भाषा, कल्पना और संदेश की जांच करके शोधकर्ता संगठनात्मक व्यवहार, प्रतिष्ठा प्रबंधन और ब्रांड पोजिशनिंग रणनीतियों को चलाने वाले अंतर्निहित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को उजागर कर सकते हैं। अंत में, सामग्री विश्लेषण एक बहुमुखी शोध पद्धति के रूप में कार्य करता है जिसे संचार और पाठ्य डेटा के विभिन्न रूपों में अंतर्निहित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों को उजागर करने के लिए विभिन्न संदर्भों में लागू किया जा सकता है। चाहे राजनीतिक भाषणों, सोशल मीडिया वार्तालापों, विज्ञापन अभियानों, अकादमिक साहित्य या कॉरपोरेट संचार की जांच हो, सामग्री विश्लेषण शोधकर्ताओं को सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने और मानव व्यवहार, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक घटनाओं को आकार देने वाली अंतर्निहित गतिशीलता को समझने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामग्री के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ता जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं और घटनाओं की गहरी समझ में योगदान कर सकते हैं, नीतिगत निर्णयों, विपणन रणनीतियों और अकादमिक छात्रवृत्ति की जानकारी दे सकते हैं। निष्कर्ष: इकाई 27 का उद्देश्य आपके डेटा का विश्लेषण और समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को समझने में आपकी सहायता करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा कितना दिलचस्प हो सकता है, वे केवल तभी समझ में आएंगे जब आप उनका पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे और उन्हें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। स्ट्रॉस और कॉर्बियन द्वारा प्रस्तावित विधि दिखाती है कि कैसे हम बड़ी मात्रा में डेटा को एक सुसंगत आधारभूत सिद्धांत में व्यवस्थित रूप से एकीकृत कर सकते हैं, जो हमें वास्तविक दुनिया की घटनाओं को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण से पता चलता है कि हम डेटा को व्यवस्थित करने के लिए मौजूदा श्रेणियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, अप्रासंगिक जानकारी को हटा सकते हैं, ताकि हम प्रमुख शोध प्रश्नों के उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।